हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवलिंग क्वीन पुष्पांजलि पे। सो गाइज, मैं हूं आपकी पुष्पांजलि। सो गाइज, आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सो गाइज, आज मैं जा रही हूं कोणार्क टेम्पल। जब मैं पुरी गई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पुरी वाले ब्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा कि मैं कोणार्क जाने वाली हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको कोणार्क के साथ साथ उसके आसपास के सारे एरिया में जितने भी देखने लायक अच्छी अच्छी जगह है मैं सब आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आप यहाँ आते हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने यहाँ ऐसा कुछ देखा नहीं था, ये अभी कुछ समय पहले बनाया गया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं सदम सेट आर्ट म्यूजियम। और यहाँ का चार्ज नॉर्मल लोगों के लिए जैसे कि हम हैं, हमारे लिए तो 40 है, बट कोई यूट्यूब का ब्लॉगर वगैरह आता है तो उनके लिए 2000 है। तो हमारे लिए तो 40 ही है, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे ब्लॉगर हैं ना। सो गाइस, आप लोग देखिए इनका सारा आर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर आप कोणार्क आते हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स बनाए हुए, वो भी सेंट से। आप ये देखिए, ये हमारे टाइगर हैं और ये बिल्कुल अच्छे और असली टाइप्स लग रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये क्या है, ये क्या है गाइज, आपको पता है? मुझे नहीं पता चल रहा ये क्या है। और इसके बाहर लिखा हुआ था बट मैंने पढ़ा नहीं कि एक्चुअली में क्या है ये। आप लोग देख सकते हो गाइज, अगर आपको ये म्यूज़ियम अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर आएँ। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आप देखिए, ये हमारे बच्चे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्टून्स भी बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो आप लोग एवेंजर्स, जो कि हैप्पी और हनी दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्पाइडर मैन भी हैं इसमें, इसीलिए हैप्पी को ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हैप्पी को स्पाइडर मैन पसंद है। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ से ये लोग हट नहीं रहा है और दोनों मज़े कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग यहाँ देखिए, साइड में काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी करा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आर्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये आई थिंक राजस्थान का कुछ दिखाया गया है। और ये आई डोंट नो ये क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ये स्नेक टाइप का कुछ है, आई डोंट नो। और ये है हमारे गणेश जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। इतना देखने के बाद गाइज, मेरे माइंड में कुछ कुछ डॉट्स हो रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये हमारे वेस्ट बंगाल की तस्वीरें हैं, जिसमें दुर्गा जी हैं, दुर्गा माँ है। ये है दुर्गा माँ की तस्वीरें। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है पास से देखने में, बहुत ही अच्छा। ये बनाते कैसे हैं? अगर हम लोग बीच पे अगर एक नॉर्मल सा किला भी बनाते हैं तो वो 5 मिनट में नीचे मिट्टी में मिल जाता है, और इनका इतना अच्छे से कैसे है। और ये क्या है पता नहीं। ये है मेरे ख्याल से ताजमहल, और हमारे मुमताज और शाहजहाँ, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइज। और ये है चर्च। और ये देखिए, मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था तो बाबू के लिए बड़ा ले लिया है, और वो घूम घूम के खा रहा है और देख रहा है। और ये दोनों की मस्ती चल रही है। गाइज, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा आर्ट कौन सा लगा। ये है हमारे प्रभु श्री राम, जय सिया राम, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जलपरी और जलपरा हैं। अब पता नहीं ये जलपरा को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं। ये हमारे सूर्य देव हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये हैं गांधी जी के 3 बंदर। और मैं इन्हीं के नक्शे कदम पे चलती हूँ, बिल्कुल ना बुरा बोलती हूँ, ना बुरा सुनती हूँ, ना बुरा कहती हूँ। और ये आई थिंक जंगल वाले कौन होते हैं?
जिस पे मूवी भी आई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है गाइस। अगर आप लोग को याद आता है तो बताइएगा। और ये है मिशन मंगल का मेरे ख्याल से, और ये हनी को इसीलिए अच्छा लग रहा है, रॉकेट वाला है ना। सो गाइज ये है क्या, ये भी मुझे नहीं पता कि ये क्या है। आई थिंक कुछ कोई टेम्पल है मेरे ख्याल से। आपको पता है तो आप बताना कमेंट में। और ये भी मुझे नहीं पता, एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान, जय जगन्नाथ। कितने खूबसूरत है, यहाँ के सबसे खूबसूरत सेंट आर्ट में से सबसे खूबसूरत हमारे जगन्नाथ जी हैं। और इसी के साथ हनी को और ज़्यादा घूमने का मन था, तो हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो हनी सैड हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से एक नज़दीक में बीच पड़ता है। तो सो गाइज हम लोग वही बीच पे जा रहे हैं, और उस बीच का नाम है चंद्रभागा बीच। ये बहुत डीप है, इसीलिए यहाँ लोग नहाते नहीं हैं, क्योंकि ये इसमें डूबने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत क्लीन है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के बीच इस बीच पे आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का जो बहाव है बहुत ही तेज है, तो देखने का में काफ़ी अच्छा लग रहा था, नहाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचरस भी कुछ है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप राइडिंग कर सकते हो, बट हमने नहीं करा क्योंकि हमें लेट हो रहा था। तो आप लोग देखिए, यहाँ हैप्पी आइसक्रीम लेके ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। सो गाइस जब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं हाफ आवर के बाद, और हम लोग जाने वाले हैं कोणार्क टेम्पल। तो देखते हैं कोणार्क टेम्पल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिकॉज लास्ट टाइम मैं आई थी तो उतना कुछ था नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट इस बार बहुत कुछ चेंज है, जैसे कि सेंट आर्ट म्यूजियम इस बार मैंने देखा है। मैं यहाँ देखती हूँ कुछ अच्छा होता है या नहीं, या फिर वही सिर्फ ओनली सन टेम्पल है जो भी टूटा हुआ था। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो बारिश हो रही थी, तो हमने अम्ब्रेला रेंट पे लिया है। और ये मेरा क्यूटी पाई जो अम्ब्रेला छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है, और एक हनी भी ले ली है। और हम लोग देखिए वहाँ सामने दिखाई दे रहा है सन टेम्पल, और काफ़ी अच्छी यहाँ का व्यू है। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो ये हरियाली, जिससे मुझे बहुत बहुत प्यार है। मुझे ये हरियालियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद है। मुझे ये सारी खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती है। तो आप लोग देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है। और बारिश होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं गाइस। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ये खूबसूरती आपको पसंद है ये? सो बढ़ते हैं हम लोग ये छोटे छोटे नन्हे से कदमों के साथ, क्योंकि ये ना अम्ब्रेला छोड़ेगा ना हम लोग जल्दी जल्दी चल पाएंगे। सो गाइस अब देखिए हम लोग बस थोड़े से नज़दीक आ चुके हैं। और सो गाइस मुझे तो यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं 2 से 3 साल पहले यहाँ आई थी तो बस टेम्पल था, और ये कुछ नया बनाया गया है। तो बढ़ते हैं, और ये लोग की बातें सुनते सुनते मैं पक गई बिल्कुल। बोल रहा है चलिए ना मासी, मैं बोर हो रही हूँ। और हैप्पी भी बोल रहा है कहाँ गए मम्मा, बस तो हम लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और हम लोग पहुँच रहे हैं ही नहीं। सो गाइस ये देखिए, ये है सन टेम्पल म्यूजियम, और ये नया बनाया गया। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि नया बनाया गया है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग है। सो गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद पता चलता है कि 50 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। तो हम लोगों ने टिकट लिया, और यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो हमने जल्दी से कैमरा रखा। फिर हम लोग अंदर आ गए, तो जो हमारे गार्ड साहब थे उन्होंने कहा कि अंदर आप लोग ले सकते हो फ़ोटो। सो गाइज ये है पूरा सन टेम्पल का नज़ारा व्यू, जो पहले हुआ करता था।
जो बनाया गया था बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट आप देखोगे ना तो ऐसा बिल्कुल अभी बना हुआ है नहीं। क्योंकि मैं बोल रही थी ना ये खंडित हो गया था, किस कारण से खंडित हुआ ये पूरा कहानी मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। और उड़ीसा का यही प्रॉब्लम है कि जो लोग सारा बात जानते हैं, स्टोरी जानते हैं, उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ उड़ीसा में रहती हूँ, फिर भी मुझे यहाँ का स्टोरी नहीं पता। एक्चुअली में मुझे पूरी का भी पूरा स्टोरी नहीं पता, बट काफ़ी हद तक अब जान चुकी हूँ। सो अब टाइम है कोणार्क के बारे में पूरा डिटेल जानने का। सो मैं आपको जानूँगी और आपको भी बताऊँगी। सो गाइस देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया, ये दोनों की मस्ती देखिए। एक बोल रहा है मुझे छोड़ो और एक बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ते के साथ भागने लगेगा। सबसे ज़्यादा मस्ती यही दोनों कर रहे हैं हर जगह। और गाइस ये देखिए उड़िया में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, इंग्लिश में भी है, क्या है नहीं आप लोग पढ़ लो। इस सारे टेम्पल के बारे में डिटेल्स हैं। और ये पूरे एक्चुअली में ये पूरे उड़ीसा के बारे में बताया गया है कि पूरे उड़ीसा में कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन से टेम्पल हैं, पूरा डिटेल दिया गया है। मैंने बोला था ना आपको कि मैं पूरा डिटेल दूंगी। आप देखो यहीं पे आपको सारा डिटेल, ये जगन्नाथपुरी है और ये कोणार्क टेम्पल है, और बाकी सारे कौन कौन से थे मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और ये है हमारे सन टेम्पल के सारे व्यू। इसमें डिस्प्ले लगा हुआ था बट चालू नहीं था, मेरे ख्याल से उसमें कुछ दिखाया जाना चाहिए था, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम चेन्नई गई थी तो म्यूज़ियम में बहुत कुछ दिखाया गया था। गाइस मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है, मोबाइल का स्टोरेज क्यों फुल करना है। सो गाइस ये देखिए ये सूर्य मंदिर के परिसर, ये भी सूर्य मंदिर ही हैं। और ये यहाँ पे मूर्ति काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वो फ्रंट में था जो काफ़ी टाइम पहले था, बट खंडित होने के बाद अभी का सूर्य टेम्पल ऐसा हो गया। ये देखिए कुछ मूर्तियाँ हैं जो बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब बहुत सारे देखने के बाद अब हम लोग अंदर चलते, क्योंकि काफ़ी स्पेस में बनाया हुआ है। अगर हम लोग स्लो रहेंगे, अगर मैं आपको डिटेल में बताती तो फिर काफ़ी टाइम हो जाने से हम लोग को यहीं स्टे करना रहता। और तो हम लोगों ने सोचा आज पूरा कोणार्क घूम लेने के बाद हम लोग भुवनेश्वर में स्टे करेंगे। यह है स्तंभ, और ये सूर्य टेम्पल कैसे कैसे किस तरीके से बनाया गया है वो पूरा दर्शाया गया है। क्योंकि जब सूर्य टेम्पल बनाया गया था तो हाथी घोड़ों के द्वारा सारा पत्थर वगैरह ले जाया जा रहा था। और ये है स्तंभ। और ये उड़ीसा में जितने भी मंदिर होते हैं ना, हर मंदिर के गेट के आगे ये स्तंभ ज़रूर होता है। और पता नहीं क्यों होता, मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। आप देखो यहाँ पे कैसे बनाया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइज ये देखो ये ख़ास है, मेनली यहाँ के लिए ही ये कोणार्क जाना जाता है। और ये है रथ का चक्र, जो हमारे 10 रुपये का नोट है उसमें छपा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग तो यही देखने आते हैं। तो ये तो मतलब बस बनाया हुआ है, जो मेनली कोणार्क टेम्पल के अंदर जो चक्र है बाहर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरती से बनाया हो, ये सारे ये बनाए हुए हैं कि ये मंदिर परिसर है उसके बाहर सारे इस तरीके के नक्काशी किए हुए थे। बट अब खंडित होने की वजह से अब ऐसा कुछ क्लियर दिखता नहीं है, तो बहुत सारा दिखाया हुआ है। और यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं गाइस फुल डिटेल बताने के लिए, जो कि अभी बंद हैं। तो ये देखिए ये एक रथ बनाया हुआ है, अच्छा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आई थिंक अब सब ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग को एग्जिट करना है। नहीं नहीं कुछ और बचा है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। ये है ऑडिटोरियम। तो फाइनली जो मैंने बोला था गाइज वही है। तो गाइज आप लोग देखो यहाँ का फुल स्टोरी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।
और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांप की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती है। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांप अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांप जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांप उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। शाम साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए, पानी को ताला उसमें डाल गए, नहीं पता ताला सारे टूट गए। मूवी का गाना चल रहा है तो खत्म। सिर्फ शांत ना हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। सिर्फ शांत ना हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्र ने उपाय सुझाया, समझे शिवई सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ
दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौड़बंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातःकाल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेल पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तु शास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायण हो, सूर्य उदय आज भी पहले किरण पड़ती प्रभु के ऊपर। तभी वहां नरसिंहदेव भी आ पहुंचते हैं।
सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवई सांतरा कहते हैं, राजन, तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। श्री सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगाए और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जन श्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। कॉपीराइट ना आ जाए, मुझे इसी बात का टेंशन लग रहा था, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि कॉपीराइट कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे लग जाता है। सो गाइस, जब हम लोग बढ़ते हैं टेंपल की तरह, इतना जानने के बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया है टेंपल को लेकर के, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। तो मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने बस टेंपल देखा, फिर मन में बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग क्यों आए, क्योंकि गाइस पुरी से काफ़ी दूर है और जब भी हम पुरी से यहाँ आते तो हमें 4 व्हीलर करना ही पड़ता है। तो अगर हम लोग अकेले होते हैं तो हमारा थोड़ा बजट एक्स्ट्रा हो जाता है। और आने के बाद यहाँ सिर्फ एक टेंपल दिखती है जिसमें भी कुछ अगर भगवान भी होते हैं तो फिर हम लोग को लगता नहीं थोड़े दर्शन हो गए, बट इसमें ऐसा भी नहीं है। तो जब मैं पूरा स्टोरी जान चुकी हूँ तब मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअली में बात क्या है। तो आप लोग को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं टेंपल की तरफ। ये अभी भी काफ़ी दूर है गाइस, और देखिए बच्चे लोग थक गए हैं और यहाँ पे हमारा टिकट चेक होने वाला है। हम लोग यहाँ से जल्दी से टिकट चेक करा के चलेंगे। मैं देखती हूँ अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है क्या, क्योंकि पहले जब हम लोग यहाँ आते थे तो टिकट नहीं लगता था यहाँ अंदर जाने के लिए, बट यहाँ भी टिकट लग रहा है 40 रुपीज़ का। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ तो करा होगा इम्प्रूवमेंट। तो ये देखो आप, सूर्य टेम्पल, और ये है गार्डन यहाँ का हर जगह डिटेल दिया हुआ है साइड में। तो ये आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है गाइस आप लोग को। अब बारिश होने के बावजूद आप लोग देख सकते हो यहाँ का भीड़। और मेरे ख्याल से उड़ीसा की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है गाइस, क्योंकि लोग यहाँ अब ज़्यादा आएंगे पहले की अपेक्षा। पहले सन टेम्पल होने की वजह से अगर मतलब आकर लोग डिमोटिवेट होकर चले जाते थे, बट अब जिस तरीके से बनाया गया है उम्मीद है कि और भी अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है? तो अब हम लोग चलते हैं, और ये पत्थर से बना हुआ टेम्पल इसलिए इसकी सीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची है ना कि आप देख ही सकते हो, मैं बताऊं ही क्या। और इसकी नक्काशी देखो आप, पत्थर में कितनी खूबसूरती से किया गया है। पहले के जो कलाकार थे और जो अब के हैं दोनों में बहुत अंतर है। पहले सारा काम इतनी बारीकी से करते थे, आप लोग देख सकते हो पत्थर में बारीकी से किया हुआ है। अब तो खैर इस टाइप का वर्क मिल ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो आप।
और ये है हमारा मेनली सन टेम्पल। जो देखो आप यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान की प्रतिमा थी, जो ऊपर कलश रखने से मैग्नेट पे से वो बीच में स्थापित हो गई थी, जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे। यही यहाँ की खास थी। और यहाँ के बारे में आपने सुना ही होगा कि यहाँ सूरज कहीं से निकले या डूबे, इसकी डायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग में सनराइज के समय और सनसेट के समय सबसे पहले और अंतिम बार यहीं पे आती है, तो इसीलिए ये जाना जाता है। और अंदर जाने से मना किया हुआ है, बैरियर लगाया हो कि अंदर अलाउ नहीं है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, कैसी लगी आप लोग को यहाँ की सन टेम्पल और यहाँ का म्यूजियम भी, और इसकी स्टोरी वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो वहाँ की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। सो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अब मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं है, और आखिर में बारिश कम होने की वजह से भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये है यहाँ का गार्डन। आप ये देखोगे ना साइड में, अगर टेम्पल हटा दो तो ये आपको नालंदा खंडर की याद दिलाता है। नालंदा खंडर, हम एक्चुअली में नालंदा से हैं, तो हम लोगों ने शुरू से नालंदा खंडर देखा है। तो मैं कुछ भी खंडर टाइप देखती हूँ तो मुझे नालंदा खंडर का याद आ जाता है। सो गाइस, ये है मंदिर का बैक, और ये है हमारे 10 रुपये का नोट में जो पिक्चर बना हुआ था वो। सो गाइस, बहुत सारे लोग इस निशान के रूप में भी कोणार्क को जानते हैं, क्योंकि ये 10 रुपये के नोट में है। सो गाइस, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो यहाँ देखिए नवग्रह का टेम्पल बनाया हुआ है, जो अभी फ़िलहाल में ही बना है। आपको देख के भी पता चल जाएगा, मतलब फ़िलहाल मतलब 1 ईयर 2 ईयर अगो हो गए होंगे। सो गाइस, फाइनली ये कोणार्क का पूरा हमने आपको दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सो गाइज, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हम लोग वहाँ रात वाला स्टे करेंगे। अगर टाइम मिला तो इवनिंग में शॉपिंग भी कर लेंगे। तो गाइज, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।